जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है गणित का। यह हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट भी है। इसमें भी मैंने यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम से जितने भी टॉप क्वेश्चन बने हैं, अब तक पूछे गए हैं गणित विषय से, वे मैंने इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, आपको पता चले कि कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दो अंकों वाली संख्या के जो अंकों का योग है वो है 9। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का जो क्रम है वो उलट जाता है, यानी 27 जोड़ने पर अंकों का क्रम जो है वो उलट जाता है। तो वह संख्या क्या है? पहले प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लो कोई संख्या है 25। अगर 25 के अंकों को अगर हम जोड़े तो आएगा 7, मगर जो प्रश्न के हिसाब से कहा गया है कि कोई संख्या है बट 25 वो संख्या नहीं है ना। मैं बस एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कोई संख्या है, उसके अंकों का जो योग है वो 9 है, यानी 2 और 5 को जोड़कर जैसे 7 आ रहा है ना, 25 में 2 अंकों को जोड़कर यानी 5 और 2 को जोड़कर 7 आ रहा है, ऐसी कोई संख्या है, उसके अंकों को जोड़कर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न के हिसाब से कहा गया है। यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यानी अगर हम 25 में 27 जोड़ देंगे तो उसके अंकों का क्रम जो है वो उलट जाता है, यानी जो अंक है 25 तो 25 की जगह 52 हो जाएगा, यानी 52 बन जाएगा वो। तो हमें वह संख्या बतानी है कि वह संख्या कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। जैसे पहला जो कंडीशन है, पहले कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे ऑप्शन में कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का जो योग है वो है 9, यानी इनमें देखेंगे हम ऑप्शन में अंकों का योग 9 आ रहा है क्या। तो 5 और 4, यानी पहला ऑप्शन जो है वो 5 और 4 9 है, यानी 9 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 7 और 2 9 आ रहा है, यानी ये भी सही है। 6 और 3 9 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। और 3 और 6 9 आ रहा है, ये भी सही है। यानी पहली कंडीशन तो सभी ऑप्शन में अप्लाई हो रही है, बट जो दूसरी कंडीशन है वो भी देख लेते हैं कि दूसरी कंडीशन किस में अप्लाई हो रही है। कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम जो है वो उलट जाता है, यानी 54 में अगर हमने 27 जोड़ा तो क्या आएगा ये देख लेते हैं। 7 और 4 11 का 1 का हासिल लगा 1, और 5 और 1 6 और 7 8, यानी कैसी आएगा? क्या संख्या उलट रही है? नहीं उलट रही है। तो ऐसे ही दूसरे ऑप्शन में 27 में 27 जोड़ के देख लेंगे। 27 में 27 जोड़ा तो क्या वो संख्या उलट गई है? 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगा 1, और 2 और 2 4 1 5, तो 54 बन गई है। तो 54 क्या 27 का उल्टा क्रम है? नहीं है। तो यानी ये ऑप्शन भी हमारा कट गया है, पहले ऑप्शन की तरह है। ठीक है, तो ये भी कट है। तो 63 में 27 जोड़ के देख लेंगे। 63 प्लस 27 कर देंगे, 27 जोड़ के क्या आ रहा है? 7 और 3 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 7 8 और 1 9, यानी 90 आएगा। तो 90 क्या ये पलट रही है, उलट रही है संख्या? नहीं, ये नहीं उलट रही है। तो यानी ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है। तो बचा क्या है? चौथा ऑप्शन, इसमें भी जोड़ के देख ही लेते हैं। तो प्लस का 27 जोड़ा तो क्या बचेगा? 6 दूनी 12 1 13 का 3 का हासिल लगा 1, और 3 और 1 4 और 2 6, यानी 63 बन रही है। तो देखो 36 का 63 बन रहा है, तो यानी संख्या उलट रही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही है, चौथा, यानी 36। ठीक है, समझ में आया ना आपको? अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं 100% हेल्प करूंगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि संख्या ये पूरी 3 से विभाज्य है, यानी 3 से पूरी कट रही है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? यानी ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 3 से विभाजिता का नियम क्या है। अगर आपको 3 से विभाजिता का नियम, संख्याओं से विभाजिता का नियम पता कर लो, ठीक है, कम से कम 10 तक तो आपको पता होना चाहिए। अगर हमें विभाजिता का नियम पता है तो इस प्रश्न को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यह 3 से विभाजिता का नियम है, सिर्फ 3 से विभाजिता का नियम है। ठीक है, तो हर किसी में अप्लाई मत करना कि 2 से विभाजिता के नियम में भी कभी आप यही अप्लाई करो। ठीक है, सिर्फ 3 से विभाजिता का नियम है। अब ये कैसा है कि मान लो कि कोई संख्या है 15, 15 के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, मान लो कोई भी बड़ी संख्या है तो उसके अंकों को जोड़ दो। 15 है तो 5 और 1 6, यानी दोनों अंकों को जोड़ दो। अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो भाई 6 ही बनेगा ना। तो 6 क्या 3 से विभाजित है? हाँ, 3 से विभाजित है, तो यह पूरी संख्या यानी 15 भी 3 से विभाजित होगी। तो सेम ऐसे ही हमें इसमें करना है कि पहले संख्या में आप जोड़ के देख लो। कैसे जोड़ोगे कि 5 और 1 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 1 16, 16 और 6 22, 22 में क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें कि वह 3 से विभाजित हो जाए, यानी संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ तक तो 6 तक तो 22 आ रहा है, तो 6 के बाद ऐसी संख्या क्या रखें? मान लो हमने 8 रखा,
तो 8 रखा तो यहाँ 6 तक 22 हो गया था ना। जब हमने 5 से लेकर 6 तक यहाँ पूरा का पूरा प्लस करा तो ये पूरा का पूरा 22 हो गया था। अब 22 के बाद अगर हमने यहाँ 8 रखा तो 22 और 8 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या 30 3 से विभाजित है? हाँ, यह 3 से विभाजित है, यानी ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। बट हमसे कहा गया है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा क्वेश्चन मार्क के हिसाब से, क्या पता कोई और सा ऑप्शन भी अप्लाई हो रहा हो। तो इसलिए सबसे बड़े अंक के लिए पहले ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं और भी बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो अगर 6 जोड़ा, देखो 22 की जगह 22 के बाद अगर हमने क्वेश्चन मार्क की जगह 6 रखा तो 22 और 6 28 हो जाएगा। क्या 28 3 से विभाजित है? नहीं, यह नहीं है, तो ये तो कट गया। ऐसे 7 देख लो, तो 22 और 7 हो गए आपके 29। 29 क्या 3 से विभाजित है? तो ये भी नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो गया। अब बचा है 9, तो 22 में 9 जोड़ के देख लो, तो 9 जब जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा 31। तो 31 क्या 3 से विभाजित है? तो ये भी 3 से विभाजित नहीं है। तो यानी ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल जो सही है वो है कौन सा, पहला, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना, बट आपको विभाजिता का नियम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सम पूर्णांक है? यानी n अगर विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? विषम पूर्णांक वे पूर्णांक यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, यानी नहीं हो, 2 से नहीं कटती, वो विषम संख्या कहलाती है। तो अगर हम n की जगह विषम संख्या रख ले कोई, इसमें n की जगह हमने कोई विषम संख्या रखी, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा व्यंजक एक सम पूर्णांक बनाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा हम n की जगह रखने के बाद वह एक सम संख्या बनेगी। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, हम n में कुछ भी विषम संख्या रख लेंगे। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1 3 5 7 9 11 13, तो ये सभी विषम संख्या हैं। तो आप कोई सी भी रख के देख सकते हैं। तो मैं छोटी सी रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, मान लो 3 ही विषम संख्या है ना, तो 3 भी विषम संख्या है, तो 3 ही रख के देख लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ n की जगह 3 रख लिया, ठीक है, तो 3 में 3 की यहाँ गुणा हो जाएगी, क्योंकि 3n के रूप में लिखा है, तो यानी बीच में मल्टीप्लाई है। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा भाई, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। तो क्या एक सम संख्या है? तो ये सम संख्या नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ रख के देख लेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 में 5 की गुणा हो जाएगी, तो 5 निम 45 हो जाएगा। 45 में 4 जोड़ेंगे तो बचेगा क्या, 49 हो जाएगा। तो 49 क्या सम संख्या है? सम संख्या तो नहीं है, तो ये भी कट गया। अब ऐसे ही तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर हम रख लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और उसमें 3 की गुणा, तो 3 9 दूनी 28 27, 27 में 5 जोड़ेंगे, तो 27 में 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 32। तो 32 जो आएगा हमारा क्या, एक सम संख्या है? बिल्कुल ये सम संख्या है, तो ये तो बिल्कुल सम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगला ऑप्शन भी हम देख लेते हैं साथ के साथ ही, क्या पता 2 ऑप्शन सही हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 के यहाँ भी रखेंगे मान, तो 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 और 5 41, तो ये तो नहीं है। तो बस हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, तीसरा है, बिल्कुल सही है। तो 3n स्क्वायर प्लस 5 एक सम पूर्णांक बनाएगा, यानी एक सम पूर्णांक है। तो बस यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, फिर भी पूछ लेना अगर कोई डाउट हो तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमें दे रखा है, √7 + 6 और √7 - 6 + 200 का मान क्या है? यानी √7 + 6, √7 - 6 + 200 का मान क्या है? बट इसके लिए आपको देखो, आपको रूल तो याद करने पड़ेंगे, कुछ सूत्र जो ऐसे हैं जो आपको याद करने चाहिए, जो हमें बहुत पहले से ही यानी 6th 7th 8th से ही याद करने चालू करवा देते हैं। तो a + b और a - b, ये भी ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में है। a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a + b a - b का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है a² - b²। यानी कहीं भी a + b a - b के रूप में लिखा जाए तो वहाँ a² - b² सीधा उसे रख दो। यानी अगर ये इस रूप में है तो हम इसे इस रूप में रख सकते हैं। ठीक है, अब बाकी प्लस का 200 तो चलता रहेगा, तो हमें क्या करना है, हम इसे बिल्कुल सेम इसी रूप में लिख लेंगे। भाई a + b a - b के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, a हमारा ये होगा, b हमारा ये होगा, a हमारा ये होगा, b हमारा ये होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे a² - b² के रूप में लिख लेंगे। तो यानी a² तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर, और b² माइनस का यहाँ हो जाएगा √6 का स्क्वायर, और प्लस 200 चलता रहेगा, यानी प्लस का 200 हमारा चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है आपको। अगर बट हम देखो यहाँ √7 का स्क्वायर है, यहाँ √7 का स्क्वायर है, तो √7 में √7 की गुणा कर रहे हैं, इसका स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना। अब देखो रूट की रूट में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा, √49 √7 की √7 में, और √49 यानी 49 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा, वो होगा 7। यानी देखो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि उस रूट की उसी रूट में गुणा करके क्या आएगा, वही संख्या आएगी जो रूट के अंदर होगी। ठीक है, उस रूट की उसी रूट में अगर हम गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी जो रूट के अंदर होगी, ये आपको याद रखना है।
याद रखोगे कि रूट की उसी रूट में गुणा करके वही संख्या आएगी जो उस रूट के अंदर होती है। तो यानी 7 ही आएगा इसमें, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 की 6 में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा ना, रूट 6 की रूट 6 में गुणा करके। ठीक है, और प्लस 200 यहाँ चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 7 में 6 गया तो 1 बचा, 1 प्लस 200 हो जाएगा यहाँ, और 200 में से 1 जोड़ा तो क्या बनेगा, 201 बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। कोई भी डाउट है प्रश्न में? देखो राइटिंग थोड़ी अलग हो सकती है, बट आपको सिर्फ समझना है, देखना है कि प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहा है, बस इस पे ध्यान देना है। अगर आपने ये समझ लिया कि प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहा है, तो उस तरह के प्रश्न आप खुद बना के अपनी मर्जी से बना के उन्हें सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा पहला है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर हो, यानी वह कोण हमें ज्ञात करना है जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर हो। पहले आपको पता होना चाहिए कि कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं। कोटिपूरक कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनको जोड़कर 90 डिग्री आए, यानी 90 डिग्री आए, तो वह कोटिपूरक कोण कहलाएगा। अगर समपूरक की बात हो तो समपूरक कोण जो होगा ना वो होगा 180 डिग्री का, यानी जिन दो कोणों को जोड़कर 180 डिग्री आए वो समपूरक कोण कहलाएंगे। पेपर में दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो कोटिपूरक या समपूरक। ठीक है, तो कोटिपूरक जिन दो कोणों को जोड़कर 90 आए तो वो कोटिपूरक कोण, जिन दो कोणों को जोड़कर 180 आए तो वो समपूरक कोण। अब मान लो कोई कोण है 20 डिग्री का, 20 डिग्री का कोटिपूरक कोण आपको निकालने के लिए कहा, तो इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि आंसर 90 आ जाएगा। भाई 20 में 70 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो नहीं, इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा, 70 होगा। तो बस इस तरह ही आपको ये समझ समझ के करना है प्रश्न। तो देखो हमें क्या करना है इसमें, 90 का कोटिपूरक कोण निकाल लो पहले, तो 90 का कोटिपूरक कोण निकाल लो पहले, तो 90 का जो कोटिपूरक कोण होगा वो प्लस का 0, यानी 90 में क्या जोड़े कि 90 आए, तो 90 में कुछ नहीं जोड़ेंगे यानी 0 डिग्री जोड़ेंगे। 60 में ऐसा क्या जोड़े कि 90 डिग्री आए, 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो इसका कोटिपूरक कोण 30 है। तो 45 में क्या जोड़े कि 90 आए, तो 45 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो वह 90 आ जाएगा, और ऐसे ही 25 में क्या जोड़े कि 90 आए, तो 25 में 65 जोड़ेंगे तो वह 90 आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा कोण है इस ऑप्शन में जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर है, यानी जो उस कोण का मान है वही उस कोण के कोटिपूरक कोण का मान होगा। तो यानी यह ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा 45, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। यानी 45 डिग्री का कोटिपूरक कोण 45 है, तो यही कोण अपने कोटिपूरक कोण के बराबर है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 15 है, यानी हमें n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य दे रखा है कि 15 है, तो n का मान क्या है, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, या प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, या फिर प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि n+1/2। ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला है। इसमें n क्या है, n जो है वो संख्या है कि मान लो आपको प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है तो 5 हो जाएगा n। अगर आपको 7 प्राकृतिक संख्याओं का निकालना है प्रथम, तो n हो जाएगा 7। अगर 25 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है तो n हो जाएगा 25। बट इस प्रश्न में हमें माध्य तो दे रखा है, बट n हमें पता नहीं है, यानी कितनी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो उसके लिए यानी हमें ये पता है कि ये पूरी कैलकुलेशन करके, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 15। भाई इसका मतलब ये था है कि ये पूरी कैलकुलेशन करके आंसर 15 आ रहा है, यानी ये पूरी की पूरी जितनी भी कैलकुलेशन करेगी, n की जगह हमने मान रख लिया, कुछ भी रखा होगा, तो उसको आंसर जो उसको सॉल्व करके आ रहा है वो आ रहा है 15, यानी माध्य 15 आ रहा है। अब नीचे जो 2 है ये भाग में है, ये उधर जाके इसमें हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, क्योंकि भाग जो है वो उधर से उधर जाके गुणा में हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, n+1 बराबर 15 गुणा 2 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, n+1 बराबर 30 हो जाएगा, और n बराबर 30 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, n का मान निकल जाएगा 29, यानी n हमारा 29 निकल के आएगा। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो अपनी तरफ से ऐसे कुछ भी प्रश्न बनाओ, कितनी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकाल के देखो, ताकि आपको ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाए। आपको ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आए तो आप उन्हें सॉल्व बड़ी आसानी से कर लोगे। तो इसलिए ऐसे प्रश्न बनाओ कि आपको प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकाल के देखो। ठीक है, तो अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के करो, तो 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा, यानी अगर किसी वृत्त की परिधि 4 पाई है अभी और वो बाद में 8 पाई बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। भाई हमें क्या करना है, पहले तो हमें आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पाई आर स्क्वायर जो होता है, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है किसका, क्षेत्रफल निकालने का। तो देखो हमें परिधि दे रखी है, परिधि का मतलब क्या है कि 2 पाई आर हमें दे रखा है 4 पाई।
ठीक है, 2 पाई आर हमें 4 पाई दे रखा है। अब देखो पाई को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो वो भाग में हो जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा आराम से, हम यहीं के यहीं काट दें, क्यों नहीं, ठीक है, आसान से हो जाएगा क्योंकि हम यहीं के यहीं काट दें। तो फिर 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, क्योंकि देखो यहाँ 2 जो है वो भी गुणा में है, उधर जाके इसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, बराबर से उधर जाके, ठीक है, तो भाग में हो जाएगा तो पता है यहाँ बटे में आ जाएगा 2, तब भी कटेगा 2, ठीक है, तो यहाँ से यहीं काट दे तो 2 बचेगा, तो आर का मान क्या निकल गया है, आर का मान निकल गया है 2। अब ऐसे ही दूसरे व्रत में भी हम कर लेंगे कि 2 पाई आर जो है वो हमें दे रखा है 8 पाई, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ भी पाई से पाई कट जाएगा, और 2 से कितने में कटेगा, 2 2 चौक 8, तो यानी आर का मान क्या निकल गया है, आर का मान निकल गया है 4। अब दोनों के क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों के क्षेत्रफल में पता चल जाएगा हमें कितना गुना बढ़ेगा, आधा बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा या 2 गुना बढ़ेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकाल लो, तो पाई आर स्क्वायर, यानी देखो सीधा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो पहले व्रत का फॉर्मूला लगाने के बाद क्या निकलेगा कि भाई पाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई और 4 का स्क्वायर। अब देखो 2 दूनी 4 यानी 4 पाई, तो इसका मान निकल के आएगा, और ऐसे ही इसका मान निकल गया 4 चौक 16 पाई, इसका मान निकल के आएगा। तो पहले क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा क्षेत्रफल कितने गुना है, 4 चौक 16 यानी 4 गुना है, तो यानी देखो सिंपल सी बात है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। समझ में आया प्रश्न? थोड़ा सा देखो राइटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, बट प्रश्न को समझने में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। अगर डाउट हो फिर भी पूछ लेना मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। प्रश्न को थोड़ा पहले समझो कि कोई संख्या है x, x के 16% में यानी 16/100 में जब 21 जोड़ा जाए, 21 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है जो हमने मानी थी, x मानी थी, तो x ही प्राप्त होगी। समझ में आया? ठीक है, लिखने का तरीका वही समझो जैसे प्रश्न में लिखा है कि किसी संख्या में यानी x में 16%, जब हमने 16 x के 16% में यानी 16/100 में हमने प्लस को जोड़ा यानी जोड़ा 21 को जोड़ा तो वह स्वयं संख्या प्राप्त होती है, यानी x स्वयं प्राप्त होगा। तो बस अब इसे सॉल्व कर लो। हाँ, ये कट जाएगा 4 चौक 16 और ये कट जाएगा 4 दूनी 8 25 आ जाएगा। तो बस सीधे से कर दो कि x वाली एक साइड रख लो और संख्या एक साइड रख लो। 21 यहाँ प्लस में है तो इसे 21 को यहीं छोड़ दो तो ये 21 हो जाएगा, और बराबर यहाँ x था ही पहले से वाला ही x, और बस यहाँ जो 4x/25 आएगा यानी ये वाला 4x/25 जब सॉल्व करके आया, ठीक है, तो 4x/25 इधर इधर जाकर देखो यहाँ प्लस में है तो इधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में 4x/25 हो जाएगा। अब इसे एक मिश्र भिन्न की तरह सॉल्व कर लो, जैसे मिश्र भिन्न आप सॉल्व करते हो ना, ठीक है। मिश्र भिन्न कैसे सॉल्व करते हो कि एक सही 1/2 लिखा है तो पहले क्या करोगे, 2 की इधर गुणा करोगे और जो आंसर आया उसे ऊपर प्लस करोगे। तो सेम इसे ऐसे ही करेंगे कि इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25x की गुणा करके 25x बचेगा, बट ऊपर प्लस नहीं है, ऊपर है माइनस, तो माइनस है तो 25x में से 4x माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 21 हो जाएगा, और बराबर 25x माइनस 4x और बटे में पूरे के 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 25 जो है वो भाग में, उधर जाके इसमें हो जाएगा, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा 25 और गुणा 21 और बराबर हो जाएगा 25। देखो 25x में से 4x गए तो क्या बचेगा, 21x बचेगा। तो देखो यहाँ 21 से 21 कट रहा है, और बस x का मान क्या निकल गया, x का मान जो निकल के आया है वो निकल के आया है 25। तो देखो यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखें, तब भी समझ में आए तो बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी यार बच्चे थोड़े ना हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत लिखा है तो इसे थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ कि इस पूरे में अंडर रूट है, फिर इस पूरे में अंडर रूट है, फिर इस पूरे में अंडर रूट है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि अंडर रूट 248, उसके अंदर अंडर रूट है 52 और उसके अंदर अंडर रूट है 144, तीनों अंडर रूट के अंदर अंदर है, तो हम क्या करेंगे, आखिरी से प्रश्न हल करना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, अंडर रूट 248 और प्लस रूट 52 हो जाएगा। उसमें हम क्या देखो, यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 होगा, तो इसमें प्लस 12 कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस 12 कर देंगे, भाई 12 ही होगा, 12 12 144। अब बस इसे, ये पूरा रूट है तो इसे भी हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो अंडर रूट 248 हो जाएगा यहाँ 248 और प्लस 52 और जोड़ दो, 52 और 12 जोड़ के कितना आएगा, 64 आएगा, तो 64 आएगा, और वो भी रूट में है अभी, तो रूट में है अभी, तो इसे सॉल्व कर लेंगे कि 248 और 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा, 8 8 64 होता है, तो प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब जब ये प्लस का 8 हो गया है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 248 में 8 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 48 और 8 56 हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा। 256 किसका वर्गमूल है,
तो बस वो है 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल जो होगा वो होगा 256, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो प्रश्न 6 समझ में आया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी, यानी 2,50,000 में एक कार खरीद ली है। अगले वर्ष इसकी कीमत जो है वो 10% गिर गई है। पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत जो है वो 12% गिर गई है। तो 2 वर्षों में संपूर्ण जो है घटने का प्रतिशत क्या है, कीमत का संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या है। प्रतिशत प्रतिशत की बात की गई है, तो हम देखो प्रतिशत पूछा है सिर्फ, तो हम सिर्फ परसेंट परसेंट से ही काम लेंगे, हम इस संख्या से कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है, भूल जाओ इसे। अब इसका संपूर्ण प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला, यानी जो संपूर्ण प्रतिशत है, अगर आपको 2% मिल गए और आपको संपूर्ण प्रतिशत निकालना है यानी परसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है उसके लिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई और बटे में हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला है x+y+xy बटे 100, ये संपूर्ण प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो पहला x है वो है पहला प्रतिशत, जो y है वो है दूसरा प्रतिशत, ठीक है। x y इनकी यानी गुणा कर देंगे और बटे में 100 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर परसेंट गिरी हो यानी कम हुई हो तो हम रखते हैं माइनस में परसेंट को, अगर परसेंट बढ़ी हो तो हम उसे रखते हैं प्लस में, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि प्लस में कब रखेंगे, माइनस में कब रखेंगे, ठीक है। अब पहला प्रतिशत भाई हमें पता है कि हमने दोनों बार प्रतिशत हमारी गिरी है तो दोनों माइनस में रहेगी, ठीक है। तो माइनस का 10 और माइनस का 12 हो जाएगा, और प्लस देखो यहाँ यहाँ क्यों रखा हमने, यहाँ तो प्लस का साइन है बट माइनस का क्यों रखा, क्योंकि माइनस में अगर हम इसे माइनस में रखेंगे वाई का, तो प्लस माइनस, देखो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस करके माइनस ही आएगा नीचे, ठीक है। बट यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम गुणा करेंगे, तो यहाँ हम रखेंगे माइनस का 10 और गुणा माइनस का 12 और बटे में हो जाएगा 100, और बस इसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तो हो जाएगा 10 माइनस का है और माइनस का 12 है, यानी दोनों माइनस माइनस के हैं तो टोटल हो जाएंगे माइनस के 22, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, तो माइनस और माइनस दोनों में प्लस हो जाएंगे, तो 10 की 12 में गुणा कर देंगे तो 120 आ जाएगा, 120 और बटे में हो जाएगा 100, ठीक है। अब 100 हो गया तो माइनस का 22 तो यहाँ हो गया, और यहाँ हो जाएगा क्या, जब इसे 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.20। अब 22 माइनस का है, सोच लो कि हमें 22 रुपये हमारे घाटे में थे या हमारे खो गए थे, हमें 1 रुपया 20 पैसे मिले, तो हम फ़ायदे में है कि नुकसान में, अभी भी नुकसान में है, तो यानी माइनस का साइन हमारे पास आएगा ही आएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि उल्टे साइन हैं तो घटते हैं और जब सेम साइन है तो जुड़ते हैं, ठीक है। तो 22 में से जब हम 1.20 घटाएंगे तो आंसर जो आएगा ना हमारा वो आएगा 20.8। क्या आएगा, 20.8, यानी 80 आएगा, वैसे तो 80%, ठीक है। और वो भी माइनस का ही आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि देखो माइनस का बड़ा है और वो आपको पता है कि क्यों आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। साइंस से हमें कोई लेने देने नहीं है। जो हमारा कुल प्रतिशत, संपूर्ण प्रतिशत निकला है घटने का, वो निकला है 20.80, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो समझ में आया प्रश्न। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। भाई अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 500, 5% की छूट मिल रही है, फिर भी 25% लाभ कमा रहा है, तो लागत मूल्य निकालना है, यानी सीपी हमें निकालना है। क्या निकालना है, सीपी हमें निकालना है। तो सीपी निकालने का एक फॉर्मूला है छोटा सा, जिसमें अगर आपको लाभ मिल रहा हो और छूट भी मिल रही हो और अंकित मूल्य आपको दिया हो, तो सीपी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अंकित मूल्य यानी ए और ब्रैकेट 100 माइनस आर छोटे वाला, ठीक है, और बटे में 100 प्लस आर बड़े वाला आर। अब देखो बड़े वाले जो आर जो है ना, वो है लाभ जो हमें मिल रहा है, और जो छोटे वाली जो हमें छूट मिल रही है वो मिल रही है आर, तो वो छोटा आर है। अब बस इसमें मान रख लो, तो सी पी हमारा डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 500, और गुणा गुणा कर रहा हूँ क्योंकि 100 में से आर छोटे वाला आर सीधा घटा रहा हूँ, यानी 100 माइनस 5 हो जाएगा। भाई 100 में से 5 घटाया तो क्या बचेगा, 95 बचेगा, तो 95 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। और 100 में से आर यानी बड़े वाला आर प्लस कर दिया तो क्या बचेगा, 110 125 हो जाएगा, सॉरी 125 हो जाएगा, तो 125। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे, काटा पीटी करेंगे, तो आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 380, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो बस काम सारा फॉर्मूले से ही है। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया है तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 उसके किस चतुर्थांश में स्थित है। अगर आपने 9th क्लास या फिर 10th क्लास में आपने कार्तीय तल पढ़ा है, यानी चैप्टर नंबर वैसे 3 है और 4 है, तो वो आपने पढ़ा है, तो आप सीधा इस क्वेश्चन को कर देंगे। जब आप ग्राफ पे कोई चीज़ बनाते हो, यानी कोई पॉइंट आपको इंडिकेट करना हो, तो ये वाई की लाइन होती है और ये एक्स की लाइन होती है। सारी प्लस वाली जो एक्स की लाइन है वो ये वाली होती है, सारी माइनस वाले जो बिंदु होते हैं ये वाले,
तो ये माइनस के बिंदु होते हैं, ये प्लस के बिंदु होते हैं, और ऊपर वाई वाले जो प्लस के बिंदु हैं वो ये वाले होते हैं, और नीचे वाले जो वाई वाले बिंदु हैं ये माइनस के बिंदु होते हैं। अब कोई भी जो बिंदु होता है ग्राफ पर, वो बिंदु होता है एक्स और वाई के रूप में, यानी एक्स और वाई के रूप में होता है। यानी पहला जो वर्ड है वो एक्स है और जो दूसरा अंक है, ठीक है, पहला जो अंक है वो एक्स है और जो दूसरा अंक है वो वाई है। तो एक्स की लाइन पर माइनस का 2 कहाँ होगा भाई? माइनस का 2 किस खाने में आएगा? माइनस का 2 देखो पहले तो यहाँ आएगा, माइनस का 2 कहीं आएगा, 1 2, मान लो माइनस का 2 यहाँ है। और वाई का माइनस का 3 किधर होगा? वाई का माइनस का 3 1 2 3, तो ये माइनस का 3 है वाई का, तो कौन से खाने में जाएगा? देखो इनकी सीधाई देखो, सीधाई आ गई, ये आ गई, तो यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा इसका। तो यहाँ पॉइंट बनेगा तो कौन से खाने में बन रहा है? अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको पता होने चाहिए, तो थर्ड फोर्थ ये 4 चतुर्थांश हैं। तो इन 4 चतुर्थांश में से किस चतुर्थांश में ये बिंदु इंडिकेट हो रहे हैं? तो ये इस वाले खाने में इंडिकेट हो रहे हैं, यानी तीसरे में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? बिल्कुल कोई डाउट हो, प्रश्न हो कोई, बिल्कुल पूछ लो मेरे से। तो तीसरे चतुर्थांश में ये बिंदु होंगे, तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करें तो यह है। भाई देखो, कोई भी चतुर्भुज हो जिसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करेंगे, वो सिर्फ एक ही चतुर्भुज होगा, वो होगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा होता है? समचतुर्भुज थोड़ा सा ऐसा होता है, बट पतंग नहीं होता वो, ठीक है, पतंग ले रखा है बट नहीं होता। जब उसके विकर्ण एक दूसरे को टच करते हैं तो वे समकोण पर जो है काटते हैं, ये सारे के सारे समकोण बन रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई इससे हम भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये इसका एक गुणनखंड है, यानी अगर हम x प्लस ए बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा माइनस का a, यानी x की जगह अगर हम माइनस का a रखें तो आंसर आ रहा है 4। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखो ध्यान से देखो कि इसे हम कैसे करेंगे कि जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ हमें क्या रखना है? माइनस का a रखना है, ठीक है। क्या रखना है? माइनस का a रखना है, क्योंकि देखो इसे सॉल्व करके x बराबर माइनस का a ही आएगा, तो a x की जगह माइनस का a रखना है। तो क्या हो जाएगा? पहले माइनस का a का स्क्वायर, फिर माइनस का 2a और मल्टीप्लाई, फिर दोबारा माइनस का a और प्लस a का स्क्वायर, तो जू का तो है ही। और इसका आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ये प्रश्न में हमें दे रखा है कि शेषफल क्या बच रहा है? 4 बच रहा है, ठीक है। शेषफल 4 बच रहा है। 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, और 9th क्लास का भी। यानी इससे आपको पता चल रहा है कि कौन सी क्लास के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माइनस का a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 2a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ तो a का स्क्वायर है ही, प्लस का a का स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। अब सारे ए स्क्वायर वाले पद हैं तो सारे के सारे एक साथ सॉल्व हो सकते हैं। ये कह रहा है मेरे पास माइनस का, ये कह रहा है मेरे पास ए स्क्वायर है, यानी एक ए स्क्वायर है। ये कह रहा है मेरे पास 2 ए स्क्वायर है। ये कह रहा है मेरे पास 1 स्क्वायर है। तो टोटल कितने ए स्क्वायर हो गए? 2 इसके पास, 1 इसके पास, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 4 ए स्क्वायर हो गए और बराबर 4। 4 से 4 काटो, क्योंकि चाहे उधर ले जाओ जब भी कटेगा ही। तो ए स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 1, और ए बराबर आ रहा है √1। अब √1 का मान या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, कोई भी संख्या रूट में हो उसका आंसर प्लस में भी निकलता है, माइनस में भी निकलता है, ठीक है। तो ए का जो वर्गमूल होगा वो होगा 1 ही। तो ए का मान या तो आ रहा है प्लस का 1, या फिर ए का मान आ रहा है माइनस का 1। अब देखो ऑप्शन में प्लस का 1 तो है नहीं, तो माइनस का 1 है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होना चाहिए? वो होना चाहिए 2। तो 9th क्लास का और 10th क्लास का प्रश्न है, तो ज़्यादातर इसी क्लास के पूछे जाते हैं। 11th में पूछ लेंगे, हल्के से पूछ लेंगे यार, ज़्यादा हार्ड नहीं होते प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि समीकरण 2 की घात x प्लस 5 बराबर 2 की घात x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान क्या है? तो इसमें x का मान हमें निकालना है। तो x की जगह बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है प्रश्न, बिल्कुल हार्ड नहीं होते। जब तक हार्ड होते हैं जब तक हमें पता नहीं होते, ठीक है। तो हमें क्या करना है? पहले x वालों को एक साइड रख लो, ठीक है। हमेशा यही करना होता है कि x वाले को एक साइड रख लो। तो 2 की घात x प्लस 5 इधर है, और ये हो जाएगा, देखो इधर प्लस में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 2 की घात x प्लस 3 हो जाएगा, और बराबर 12 वहाँ अकेला रह जाएगा। अब देखो ये कैसे आया है? 2 की घात x प्लस 5 कैसे आया होगा? अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं 9th और 10th क्लास में, तो आप सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि देखो इसमें आसान है कि 2 की घात x होगा और मल्टीप्लाई में 2 की घात 5 होगा। जब मल्टीप्लाई होती है बीच में तो घातें प्लस होती हैं, तो ये ऐसे लिखा होगा इससे पहले जब ही ये बन के आया, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरे वाला जो है ये माइनस में हो गया था यहाँ, तो माइनस का यहाँ साइन हो गया। इसका भी सेम ऐसा है कि 2 की घात x प्लस 3 कैसे लिख के आया है ये,
कि 2 की घात लिखा होगा, पहले x लिखा होगा, फिर मल्टीप्लाई में 2 की घात 3 लिखा होगा, जब भी तो इसको प्लस करके x प्लस 3 आया होगा, और बराबर 12 चल ही रहा है। अब देखो यहाँ 2 की घात x दोनों के पास कॉमन है, तो कॉमन हमने ले लिया, अंदर क्या बचा है, 2 की घात 5 बचा है, माइनस और 2 की घात 3 बचा है, और बराबर 12 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 2 की घात x तो यहाँ चल ही रहा है, और इसे सॉल्व कर लो। 2 की घात 5 का मान क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 हो जाएगा, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 की घात x चल ही रहा है, और 32 माइनस 8 निकल के क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई में कर लो ना इसे, 32 माइनस 8 निकल के 8 करके क्या आएगा, 24 आएगा। क्या आएगा, 24 आएगा, और बराबर 12 चल रहा है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है ना, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो नीचे थोड़ी जगह नहीं बची है, तो मैं इसे इधर कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ 2 की घात x तो है ही, चल ही रहा है, और बराबर उधर होके हो जाएगा कि 12/24। अब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो नीचे क्या है, 2 की 1/2 आया है। अब इसका मतलब यह है कि 2 की घात x का मान निकला है कि 1/2। अगर इस 2 को हम ऊपर लेके जाते हैं तो घात माइनस में हो जाएगी। अगर 2 के ऊपर यहाँ कितनी घात है भाई, 2 की घात x तो है ही, और 2 के ऊपर अगर नीचे एक ही घात है, तो उसे अगर हम जब बटे में नीचे है ना वो, तो उसे ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ अगर मैंने उसे ऊपर लिख दिया तो 2 की घात माइनस का 1 हो जाएगी। ठीक है, माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 हमारा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। कैसे भाई, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अगर कोई संख्या लिखी है 1/2, ठीक है, कोई संख्या 1/2 लिखी है, तो ये जो 2 नीचे है उसकी घात कितनी है, 1 ही है। ठीक है, उसके ऊपर कोई घात नहीं है, तो वो 1 ही कहलाई जाती है। इस 2 को अगर मुझे ऊपर रखना है, क्योंकि ऊपर ही रखना पड़ेगा इसे, क्योंकि ऐसा तो काम नहीं चलेगा, तो ऊपर जब रखेंगे तो 2 की घात माइनस का 1 हो जाएगी बस वो। ठीक है, क्योंकि घात जब प्लस में थी, ऊपर जाके जब चेंज करते हैं ना जगह, तो माइनस की हो जाती है वो। तो ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कोई भी डाउट हो प्रश्न में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो, आपको हेल्प मिलेगी कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है आपको, और शेयर करना है जितना हो सके, और लाइक का बटन तो दबाना ही है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।